आप लोगों ने वॉइस नोट सुने मेरे बेटे? जी बॉयज, जी वॉइस सर, नोट सुने अभी कि नहीं? जी सर सुने थे। गुड गुड गुड। 2 से 3 बार सुन लेने तो आपका ये पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। अब्दुल्ला तैयब तो खैर मुझसे इन टच है, ही इज बीन टेलिंग मी हाउ हिज प्रोग्रेस इज गोइंग, तो अब्दुल्ला इज फाइन इंशाल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट जी नाउ, आई कांट वेट फॉर मोर, लेट्स स्टार्ट स्ट्रेट अवे विद व्हाट फैजान्स क्वेरीज आर। उसके बाद हम, आप लोगों की कोई है तो उसकी भी बात करेंगे। मेरा नोट पैड समहाउ फ्रोजन है, तो मैं ये वर्ड पैड यूज कर रहा हूँ, अपना नॉर्मल वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इस पे देखते हैं जी कि होपफुली दिस विल आल्सो वर्क सेम वेल। राइट जी, तो आपका क्वेश्चन था फैजान बेटे कि जी कंज्यूमर्स पे क्या असर आता है एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट्स इट कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने से, यही पूछा था ना आपने? फैजान, वाज दिस द क्वेश्चन मेरा बेटा? यस सर, यही था। मैं आपको कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट सब पे करवाता हूँ सर आप एक इफेक्ट्स। तो स्मार्ट स्क्रीन पढ़ लें सर, उसकी वो मुझे ना सही से उसको सर स्क्रीन स्क्रीन शेयर कर दें जरा। Oh, sure, sure, sure. Sorry. Okay. I was in a hurry to record it, but not share the screen. अभी मैं करता हूँ बेटे। Right जी। सर इसकी तो स्मार्ट स्क्रीन पढ़ना एक दफा। हाँ बोल दें। सर इसके अंदर है फॉर एन एक्यूरेट डायग्राम दैट इलस्ट्रेट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्राइस पीईडी अपॉन द इंसिडेंस ऑफ द टैक्स। बिल्कुल अप टू 2 मार्क्स हो गए, और अप टू 2 मार्क्स हैं फॉर एन एक्यूरेट डायग्राम दैट illustrates the influence of the price elasticity of supply upon the incidence of the tax। ये था सर। बिल्कुल यही करवाना था, डोंट यू वरी। इफेक्ट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन कंज्यूमर्स, जो इस वक्त ये बात कर रहे हैं। पहले हम ये देख लेते हैं, ये वैसे क्लास में हमने किया था, शायद उस दिन आप नहीं आए हुए थे, तो I'm gonna quickly do it with you now. Let's see जी। इनडायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन तो आती है, टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। दे इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर प्रोड्यूसर्स एंड प्रोड्यूसर्स पास हाई प्राइस टू कंज्यूमर्स डिपेंडिंग ऑन इलास्टिसिटी। इधर आ गया जी प्राइस, इधर आ गई जी क्वांटिटी। अब बेटे हमने, बिकॉज कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस दिखाना है, पहले मैं नॉर्मल बना रहा हूँ, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, D0 S0, और जहां इकट्ठे हुए इक्विलिब्रियम E0, ये बन गई बेटे आपकी प्राइस, ये क्वांटिटी। अब इनडायरेक्ट टैक्स लगने की आपको पता ही है कि सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट, ठीक है। नया इक्विलिब्रियम बना E1, प्राइस बढ़ के P1 पे चली गई और क्वांटिटी कम होके Q1 पे आ गई। फैजान, कोई मसला मेरे बेटा? नो सर। अब आपने Q1 नई क्वांटिटी से जाना है, ओरिजिनल सप्लाई कर्व जहां पे है वहां पे A लिख देना है। वर्टिकल डिस्टेंस A to E1 is the amount of tax, टैक्स की वजह से ही कर्व शिफ्ट हुआ था ना, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ टैक्स। और इसको जब हम प्राइस एक्सेस पे स्ट्रेच कर देंगे, अब पर यूनिट टैक्स क्या है जी, AE1 या P2 P1, और टोटल टैक्स क्या है, P2 P1 E1 A। फैजान, एवरीबडी क्लियर ऑन दैट? यस सर, क्लियर है। ओके। जितनी प्राइस बढ़ी बेटे, उतना बर्डन जो है, मैं बीच में एक और लिख देता हूं B। मुझे बताएं कंज्यूमर पे कितना बर्डन आया है टोटल इस टैक्स का? P0 से प्राइस बढ़ के P1 पे गई है, बताएं। E1 और B। E1B, E और शाबाश, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इधर मैं कर रहा हूं जी C, और नीचे लिख रहा हूं D। अब हम कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस देखते हैं। कंज्यूमर सरप्लस ओरिजिनली कितना था तलाल? एरिया अबव द प्राइस लाइन एंड बिलो द डिमांड कर्व, कितना था? सर P1 और ये C था। सॉरी सॉरी सॉरी, सर P1 E1 और C। नहीं ये तो अब है, पहले कितना था? ये प्राइस थी बेटे। अच्छा सर P0 सर P0 C E0। परफेक्ट। अब रह गया बाकी P1 C E1, और कम कितना हुआ है? PO P1 E1
EO, ये जो ट्राइपीजियम बन गया। आप समझ आ गया है फैजान टोटली? Yes, sir. Absolutely Okay. clear. और सप्लाई के साथ देखते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस, एरिया अबव द सप्लाई कर्व, अंडर द प्राइस लाइन। ओरिजिनल कितना था फैजान? ये डी लिखा हुआ मैंने, सॉरी, डी से स्टार्ट करना है आपने, सप्लाई कर्व से ऊपर ऊपर, प्राइस लाइन से नीचे नीचे। तो बोल दें फिगर्स बेटे। सर क्या चीज आपने पूछी है? प्रोड्यूसर सरप्लस। अच्छा। बेटे सर मैं आपको P2A और नहीं नहीं D। नहीं नहीं, बिल्कुल बोल रहे हो दोबारा। आप नया वाला बता रहे हो, ओरिजिनल बताओ बेटे, पहली प्राइस P0 से। यस सर, P0, E0 और D था। शाबाश। अब रह गया P2AD, कम हो गया P2PO BEOA, ठीक है ना, ये ट्राइपीजियम नीचे वाला ठीक हो गया। जी सर। और डेड वेट लॉस, ऊपर वाला ट्रायंगल जो कंज्यूमर सरप्लस में कम हुआ है क्वांटिटी कम होने से, और प्रोड्यूसर सरप्लस में जो कमी आई है, नेट वेलफेयर लॉस हो गया हमारा। अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं? जी ये सर जो क्लियर। ट्रायंगल्स एक्सक्यूज मी बनते हैं, सर, यस मेरा बेटा। सर वो मैंने अभी जरा ज्वाइन किया था, जरा आप दोबारा समझा देते हैं एक बार ये अच्छा ग्राफ। जी, ओके मेरे बेटे सुनो, हमने एक इनडायरेक्ट टैक्स लगाया है, उसका इफेक्ट हम कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स और फिर गवर्नमेंट पे देख रहे हैं मेरे बेटा, ठीक है, और एफिशिएंसी वगैरह पे भी साथ में। समझ आ रही है फैजा अपना जुनेद, हम क्या ढूंढना चाह रहे हैं? ठीक है, जी जी सर। ओके जी। ओरिजिनल इक्विलिब्रियम था S0 और D0 का E0 पे, प्राइस थी P0 और क्वांटिटी थी Q0, ठीक है। जब बेटे टैक्स लगा है, सप्लाई कर्व हमेशा लेफ्ट पे शिफ्ट होता है इनडायरेक्ट टैक्स से। इक्विलिब्रियम आ गया E1 पे, प्राइस बढ़ के P1 पे आ गई और क्वांटिटी कम होगी Q1 पे। विद मी सो फार जुनेद? हाँ जी सर। अब नई क्वांटिटी Q1 से जाओ, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू सप्लाई कर्व जितना शिफ्ट हुआ है ए से लेके E1, ये पर यूनिट टैक्स है मेरा बेटा, ठीक हो गया। जी सर क्लियर है। और जब मैंने ए से लाइन P2 तक ले गया तो टोटल टैक्स कितना हो गया पर यूनिट? तो P2 P1 है ना, टोटल हो गया P2 P1 E1A, राइट जुनेद? जी सर। ओके। अब मुझे आप बताएं, कंज्यूमर सरप्लस पहले कितना था बेटे? प्राइस लाइन के ऊपर ऊपर और डिमांड कर्व से नीचे नीचे जो एक ट्रायंगल सा बनता है। सर वो P1 से P0। ना 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 मेरा नहीं बेटा, सर। ओरिजिनल प्राइस P0 थी, हाँ डिमांड जी कर्व सर। तक जाके देखो कितना कंज्यूमर सरप्लस था। सर ये P0 से सर जो E0 और P2 हो रहा है। P2 तो बेटे कैसे क्या रहे हो? ये देखो मैं इधर बना रहा हूँ आपके लिए दोबारा खाली ग्राफ ताकि आपको हाँ समझ। जी सर, जरा वो दोबारा बना रहे थे। ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है, ये प्राइस है। ऊपर वाला एरिया कंज्यूमर सरप्लस होता है, डिमांड कर्व से नीचे नीचे, प्राइस लाइन से ऊपर ऊपर, और नीचे वाला एरिया प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। अब देखो कंज्यूमर सरप्लस क्या था, ओरिजिनल प्राइस देखो क्या थी, डिमांड कर्व तक जाओ, इक्विलिब्रियम तक जाओ, फिर आपको समझ आएगी। सर ये फिर हो गया P1 से E1 और C। अब तो ये तो करंट है, पहली प्राइस देखो ना बेटे, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम वाली। हाँ जी सर, वो P0। हाँ तो बोलो, अब पूरा सही बोलो। सर P0 से E1 और E1 से C। क्या कर रहे हो? E1 तो नया इक्विलिब्रियम है मेरा बेटा, ओरिजिनल देखो। मैं कह रहा हूं पहले क्या था, टैक्स से पहले कंज्यूमर सरप्लस कितना था। सॉरी सर, वो जरा मैंने कंफ्यूज हो गया था सर, अब आ गया समझ। P0 जी से E0 और C तक। शाबाश। और अब कितना बाकी बच गए? सर अब जो बाकी है वो P1 से E1 और C तक। ये चीज कम कितना हुआ है, एक ट्राइपीजियम सा बन रहा है, जितनी प्राइस बढ़ी है उसके हिसाब से देखो कितना कम हुआ है। सर ये यस जुनेद शाबाश। एक मिनट सर, सर ये नहीं देखो समझ। बेटे देखो, सर P0, पहले था P1 और
हाँ P0 P1 E1 EO इतना बाकी कम हो गया ना, निकाल दो उस एरिया को, सब्ट्रैक्ट कर दो, समझ नहीं आ रही? पहले था P0। हाँ जी हाँ सर, आगे आगे। इसी तरह आप मुझे प्रोड्यूसर सरप्लस बताओ, सप्लाई कर्व से ऊपर ऊपर ये वाला एरिया आपने बताना है, और प्राइस लाइन से नीचे नीचे। पहले सप्लाई कर्व S0 से स्टार्ट करते हैं। ये D लिखा हुआ है, जो गंदा सा लिखा हुआ है ना इधर, ये D है। जी बताएं मुझे, इधर देखो, अगर मैं यहां लिख दूं DPEO, DPOEO हो जाएगा, यही एग्जैक्टली वहां पे भी है। देखो पहले कितना था प्रोड्यूसर सरप्लस? सर पहले था P0 से E0 और D का। शाबाश। अब कितना बच गया बेटे? अब सर रह गया P0 से हाँ, E0 नहीं, नहीं नहीं नहीं, अब मैं बताता हूँ सर, P2 से हाँ A A और D, D सर। हाँ ये एरिया बच गया। कम कितना हुआ है? एक ट्राइपीजियम से नीचे सर बन रहा होता है। हाँ जी सर, वो है सर P2 से A का। नहीं सर, ये एक मिनट सही मैं बोल बताता रहे हूँ हो? सर। P2 से A और B में जा रहा है। बी नहीं बेटे, पहले इस वाला देखो ना, E0 तक जाएगा, P2 A E0 P0, ये सारा एरिया। ओके हो गया सर, अब हो गया क्लियर। और ये जो एरिया बी, और नीचे मैं लिख देता हूँ लेट से F, ये आपका डेड वेट लॉस है। दो जो छोटी छोटी ट्रायंगल्स बन रही है ना, कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस में कमी हो रही है क्वांटिटी कम बनने की वजह से। डेड ठीक हो वेट गया मेरा लॉस का बेटा? मीनिंग क्या होता है? क्या चीज? डेड वेट लॉस का मीनिंग क्या होता है सर बेसिकली? बेटे नेट लॉस इन वेलफेयर, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस में जितनी क्वांटिटी कम बन रही है ना टैक्स की वजह से, कंज्यूमर सरप्लस में ये इलाका कम हो रहा है और प्रोड्यूसर सरप्लस में ये इलाका कम हो रहा है। दो जो ट्रायंगल छोटी छोटी बन रही है, समझ आ गया? ठीक ठीक है सर, ठीक। जैसे मैं अगर यहाँ क्वांटिटी कम करता हूँ तो ये और ये इलाका। ठीक हो गया बच्चों? Shall I move on? यस सर। ओके यस सर। ओके, अब मैं आपको उसको नीचे ले जाता हूँ, और ऊपर आपको अब मैं PD चेंज करके और PES चेंज करके कंज्यूमर पे इफेक्ट बताता हूँ। ठीक है, बल्कि सब पे देख लेते हैं, कंज्यूमर प्रोड्यूसर सब पे देख लेते हैं, जो आपका क्वेश्चन में जरा कंसर्न था। मुझे बताओ जरा, अगर डिमांड इनइलास्टिक हो तो प्रोड्यूसर्स अपने ऊपर लेंगे टैक्स की अमाउंट या कंज्यूमर पे पास ऑन कर देंगे? कंज्यूमर पर सर। ये चीज इनइलास्टिक डिमांड कब लगाते हैं? नॉर्मल सप्लाई कर्व लगाते हैं। परेशान नहीं होना, सिर्फ इनइलास्टिक डिमांड कर्व लगाया है, वही काम इक्विलिब्रियम आया, प्राइस, क्वांटिटी। ठीक है, अब हमने सप्लाई कर्व को ऊपर शिफ्ट किया टैक्स लगने से, नया इक्विलिब्रियम E1 बना, प्राइस बढ़ी और क्वांटिटी, इसको यूं कर लेता हूँ, Q1 पे आ गई। अब अमाउंट ऑफ टैक्स Q1 से ऊपर हम गए, पहला पॉइंट A लिया, A to E1 अमाउंट ऑफ टैक्स है। अब नोट करो, कंज्यूमर्स पे बहुत बड़ा बर्डन गया है, फैजान और प्रोड्यूसर्स ने बिल्कुल थोड़ा सा बर्डन अपने सर पे लिया है, क्योंकि डिमांड इनइलास्टिक थी। जी सर। क्लियर हो गया मेरा बेटा? क्लियर है। अब वही काम सप्लाई की इलास्टिसिटी चेंज करते हैं। इस केस में मैं सप्लाई को इनइलास्टिक बना रहा हूँ, डिमांड को नॉर्मल रख रहा हूँ, इक्विलिब्रियम आया, प्राइस बनी, क्वांटिटी। जुनेद आपको समझ आ रहा है? जी सर, अब आ रहा है। वेरी गुड। सप्लाई का मैंने ऊपर शिफ्ट किया S1 पे, इक्विलिब्रियम यहाँ आया, प्राइस थोड़ी सी बढ़ी और क्वांटिटी कम हुई। अब नई क्वांटिटी पे हम गए, पॉइंट ए पहला सप्लाई कर्व, E1 दूसरा, ये टैक्स अमाउंट है। अब इस बार देखो, प्रोड्यूसर बर्डन बहुत बड़ा है, कंज्यूमर बर्डन थोड़ा है। तो अगर डिमांड इलास्टिक हो और सप्लाई इन इलास्टिक हो, ज्यादा बर्डन प्रोड्यूसर पे पड़ जाता है। अब क्लियर हो गया मेरा बेटा? जी सर। अगर जी 100% सर। नहीं है फैजान तो बता दें। फैजान, आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक, मुझे बता दो। क्लियर हो वेरी गया, गुड, क्लियर हो गया बिल्कुल। ऑल क्लियर ऑन द क्वेश्चन नाउ, अच्छा लेट्स सर, मूव आपसे ऑन। क्वेश्चन
जी कि बोले सर बोले अगर पीपीसी पे क्वेश्चन आए या एग्रीगेट डिमांड और इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन आए सर कौन सा ज्यादा स्कोरिंग होता है? सर आप कौन सा सजेस्ट दोनों करेंगे कि दोनों सेक्शन बी में दोनों आंसर कर दोनों दें? स्कोरिंग है, दोनों बड़े स्कोरिंग है। मार्क्स स्कीम क्लियर रखो, दोनों बड़े स्कोरिंग है। ओके सर। अब जो आपसे मैंने उस दिन बात की थी, आपको कहा था, आपने कहा था मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने कैसे बनाना है, वो दिखा दूं आपको एक क्वेश्चन नॉर्मल डिमांड सप्लाई वाला। मसलन वो क्वेश्चन करता है हमसे यहाँ पे, मैं के टाइप ही कर देता हूँ, क्या मैं गंदा गंदा लिख रहा हूँ। राइट जी, सो एक्सप्लेन how a successful advertisement campaign will affect market price and quantity. How new equilibrium is established. समझ आ गया? ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, डिमांड बढ़ा के सप्लाई बढ़ा के, डिमांड कम करके सप्लाई कम करके, हर त्योहार से हमने किया था। 8 मार्क्स का जी। अब 2 मार्क्स नॉलेज के लिए हम क्या करेंगे मेरा बेटा, सॉरी, इक्विलिब्रियम को बता देंगे क्या होता है। 1 मार्क जी, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, ठीक है। दूसरा मार्क जी, या तो ग्राफ बना दो बेसिक इक्विलिब्रियम का, वो बना दें, अच्छी बात है। और दूसरा जी, नो शॉर्टेजेस, नो सरप्लसेस, नो टेंडेंसी टू चेंज। समझ आ रही ना? नो शॉर्टेजेस और सरप्लसेस एंड नो टेंडेंसी फॉर प्राइस एंड क्वांटिटी टू चेंज। समझ आ गया मेरे बेटे? सर अगर ग्राफ बना देते हैं तो ये लिखने की जरूरत नहीं है नो शॉर्टेजेस और सरप्लसेस बस आप वगैरह। लिखिए इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, पूरी इंग्लिश में, नॉट लाइक आई हैव रिटन। और फिर जी आप लिख दें कि जी ग्राफ बना दें, इक्विलिब्रियम बेसिक दिखा दें। जब ओके 4 सर। मार्क्स थे नॉलेज के, तब ये सारा मैं कहता था कि जरूर बनाएं, लेकिन अब नहीं। अब सिर्फ इक्विलिब्रियम का ग्राफ बना दें और लिख दें कि ये पॉइंट वो होता है जहां डिमांड सप्लाई बराबर होते हैं, मार्केट प्राइस क्वांटिटी बन जाती है, ठीक है। अब उसने में क्या कहा है ऊपर कि जी सक्सेसफुल एडवर्टाइजमेंट हुई है, उससे मुझे बताएं कौन सा कर्व किधर शिफ्ट होगा। इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर बेटे, डिमांड कब तो राइट पे 3 शिफ्ट मार्क्स है होगा और ग्राफ। प्राइस बढ़ जाएगा? कौन सा कर्व शिफ्ट होगा, सॉरी? डिमांड कब राइट पे शिफ्ट होगा और प्राइस बढ़ जाएगी? हाँ, बस प्राइस का बिना बताओ, डिमांड कब शिफ्ट होगा। इक्विलिब्रियम आ गया जी, ये प्राइस हो गई, ये क्वांटिटी। अब इसकी ना आप लोग क्या करोगे नॉर्मली, ये डिमांड कर्व शिफ्ट किया, सीधा इक्विलिब्रियम बनाया, प्राइस क्वांटिटी दिखा दी, वीक एक्सप्लेनेशन। अब आपने क्या करना है, ओरिजिनल प्राइस पे अब देखो सप्लाई वहीं खड़ी है और डिमांड बढ़ के इधर तक आ गई है, तो EO/A क्या हो रहा है, डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई मींस शॉर्टेज। वेरी गुड तलाल, शॉर्टेज की वजह से प्राइस बढ़ेगी, आपने ऐसे फॉर्म में लिखना है। प्राइस बढ़ने से, अब जब प्राइस बढ़ना शुरू होगी, देखो क्वांटिटी सप्लाइड ऑन द कर्व एक्सटेंड होगी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑन द कर्व कॉन्ट्रैक्ट होगी, हत्ता कि हम नए इक्विलिब्रियम पे विद अ हायर प्राइस एंड हायर क्वांटिटी मार्केट में सेट हो जाएगी। ये आप लोग कर सकते हैं एक्सप्लेन, या मुश्किल लग रहा है मुझे, बता दें। सर एक क्वेश्चन है कि सर हम लोगों ने ये ग्राफ को एक्सप्लेन जिस तरह आपने बताया उस तरह तो करना ही है, लेकिन क्या ये वेरिएबल्स लेके भी करना है? वेरिएबल्स लेके, मसलन इनिशियली द प्राइस वाज P0 बट ड्यू टू द शॉर्टेज ड्यू टू द इंक्रीजिंग, ये एब्सोल्युटली, पूरा D1 D0, हाँ फिर बिल्कुल, वो शॉर्टेज का पूरा हिस्सा बताना, फिर ये भी करना यस है। एग्जैक्टली बेटे, एग्जैक्टली। 3 मार्क्स ग्राफ के, 3 मार्क्स एक्सप्लेनेशन के। जी बेटे सर आप बोले। क्वेश्चन करवा दें सर, ये जरा मुश्किल लग रहा क्लास में 15 क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन कर लेते हैं दोबारा। देखिए जी, ओरिजिनल मैं एग्जैक्टली जो बनाया वो दिखा रहा हूँ आपको। इक्विलिब्रियम, मैं EQ लिख रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। इक्विलिब्रियम वाज क्या है जी, आप मुझे बताएं फैजान, क्या लेबल है ओरिजिनल इक्विलिब्रियम का? है। सर E0 था। एंड प्राइस वाज, P0। एंड क्वांटिटी ट्रेडेड वाज Q0, ठीक है? Q0। Q0। गुड इनफ, ये सब हो गया। एज
demand shifted the right due to more awareness amongst करते हैं consumers as a result of advertisement हुई, डिमांड कर्व पायर शिफ्ट हो गया। ठीक है, यहां तक तो बहुत सिंपल है। अब बताओ जी, एट ओरिजिनल प्राइस। जी सर। एट ओरिजिनल प्राइस 0 डिमांड, मैं इस तरह करके कर रहा हूं, आप लोग पूरा ऐसे फॉर्म में लिखोगे, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई कॉजिंग ए शॉर्टेज। कितनी शॉर्टेज है, एरिया बोल दें फैजान। सर ये E1, E0 और A। नहीं, शॉर्टेज देखो बेटे, इस प्राइस पे हम गए हैं, अब सप्लाई जो है वो वहीं खड़ी है और डिमांड ए पॉइंट पे आ गई, E0 to A। सर यही मैं कह रहा था, E0 नहीं, to आपने A। बोला E1 तो नहीं सर, उस तक नहीं जाना अभी, ठीक है। E0 to A, E0 A और E1 सर। अच्छा, E0 to A बेटे, ठीक है, समझ आ गया। जी जी। हाँ, अब शॉर्टेज जब किसी चीज की होती है तो उससे क्या होता है, शॉर्टेज पुट्स प्रेशर ऑन प्राइस। बताएं मुझे, राइज या फॉल। चीज नहीं मिल रही मार्केट में, शॉर्टेज हो गई है, तो प्राइस जब प्राइस बढ़ती है, क्वांटिटी सप्लाइड ऑन द कर्व देखो E0 से E1 तक एक्सटेंड हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड A से E1 तक कॉन्ट्रैक्ट हो गई, प्राइस बढ़ने से ये काम हुआ, ठीक है ना। क्वांटिटी सप्लाइड will extend and quantity demanded will contract to form a new equilibrium with a higher price and quantity traded। बेटे अब समझ आ गया फैजान, या भी प्रॉब्लम है? सर समझ आ गया बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। अब आप मुझे इसी तरह का एक क्वेश्चन यहाँ पे आप सॉल्व करवा दो ताकि मुझे टोटली क्लियर हो जाए कि आप लोग बिल्कुल समझ गए। अब मैं क्या कह रहा हूँ जी, क्वेश्चन में यहाँ पे आपको सॉरी मैं डायलॉग बॉक्स खुल गया। एक्सप्लेन हाउ an improvement in technology affects equilibrium, price and quantity। जी बेटे, अब मुझे पहले बताओ, पहले तो इक्विलिब्रियम बता देंगे, वही सारा कुछ बना देंगे बेशक, और उसके बाद आप मुझे ग्राफ बनवाओ। टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है फैजान, कौन सा कर्व किधर शिफ्ट करूं? टेक्नोलॉजी किसका फैक्टर है, सोचो, डिमांड का या सप्लाई का? सर टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगी तो सप्लाई बढ़ेगी ना। बिल्कुल, सप्लाई जो है S1 पे आ गई, ठीक है। अब क्या करूं जी, उसी प्राइस पे अब देखो डिमांड वहीं खड़ी है और सप्लाई शिफ्ट होके इधर आ गई है E0 to A। अब क्या हो रहा है, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, सरप्लस से प्राइस फॉल करेगी, प्राइस फॉल करने से अब देखो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है, एक्सटेंड होती है, क्वांटिटी सप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, नीचे के इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा, प्राइस कम क्वांटिटी ज्यादा। समझ आ गया मेरे बेटा? यस सर। अब इंशाल्लाह ताला ऐसा क्वेश्चन है तो आप बड़ा अच्छा कर सकते हैं जी। एनी अदर टॉपिक बिफोर आई गो टू व्हाट तलाल सेड के फैक्टर्स हमें भूल गए दोबारा। सर एक क्वेश्चन है मेरा छोटा सा। यस अब्दुल्ला जी सर, एक सर इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन में आपने गुड और बैड इफेक्ट्स लिखवाए हुए थे सर, उसमें ना एक फैक्टर है बोरोइंग, स्पेशली गवर्नमेंट बेनिफिट फ्रॉम द सर ग्रुप्स दैट बेनिफिट, ये लिखा हुआ उधर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी सर, उसमें लिखा हुआ बोरोइंग स्पेशली गवर्नमेंट बेनिफिट्स फ्रॉम फॉल इन रियल वैल्यू ऑफ डेब्ट, इसका क्या मतलब है सर? आपने आज लोन लिया है मुझसे 1 लाख रुपए का अब्दुल्ला, ठीक है। अगले साल आपने मुझे पूरा 1 लाख रुपया एक केक भी, थैंक यू सर आपने मुझे लोन दिया था,
मैं खुश हो गया, मेरे पैसे वापस। जब मैं मार्केट में खरीदने गया तो पता लगा लास्ट ईयर में जो कंप्यूटर 1 लाख का आ रहा था वो 1,20,000 का है। मुझे एहसास हुआ, मुझे तो नो मेरी रियल वैल्यू गिर गई है। तो मैं लेंडर नुकसान में आया, बोरोवर ने कम पे किए रियल टर्म्स में। अमाउंट तो आपने सेम दी है लेकिन रियल टर्म्स में आपने कम पे किया। अब उसकी परचेजिंग पावर जब आप वापस कर रहे हैं पैसे की गिर चुकी है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। क्लियर हो गया जी? मसलन Yes, जैसे 1960s में किसी के पास सोना था ना, वो किसी से उसने उधार किया कि जी मैं आपको 10 तोले सोना दूंगा, 2000 में उसने वापस किया। 40 साल बाद सोने की कीमत कोई 20 गुना बढ़ चुकी थी। तो जिसको मिला है उसको फायदा है, मनी की टर्म्स में नुकसान होता है। 1960s में गुलबर्ग में 1 लाख रुपए का प्लॉट मिल जाता था कनाल का, लिबर्टी मार्केट में, ठीक है, जब वो बनना शुरू हुई थी। अब लिबर्टी मार्केट में वो प्लॉट आपको कम से कम भी 50 करोड़ का मिलेगा। तो वो 1 लाख जो वापस करेगा उसको तो फायदा है, लेकिन जो इसको मिलेगा उसको बहुत नुकसान है। तो बोरोवर्स लूज। समझ आ गया? yes sir, आ गया जी सर। बेटे, अब बताएं कौन सा दलाल क्वेश्चन उसमें क्या था? वो कहता है जी एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट हो तो कौन से फैक्टर डिसाइड करेंगे कि करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस में कन्वर्ट होगा कि नहीं? यही क्वेश्चन पूछ रहे हो? सर फैक्टर्स वाले जितने भी क्वेश्चंस है ना, वो एक तरह से जेन से कह सकते। कौन सी बात कर रहे हो? एक है फैक्टर्स की इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ है, व्हिच फैक्टर्स विल डिटरमिन वेदर द इकोनॉमी विल एक्सपैंड और नॉट, समथिंग लाइक दैट। एक क्वेश्चन है कि जी जे कर्व और वो मार्शल अर्नर कंडीशन हमें बतानी पड़ती है, शॉर्ट रन लॉन्ग रन पीडी बतानी पड़ती है कि अगर एक्सचेंज रेट सर कोई डेप्रिशिएट हो। ऐसे फैक्टर्स हैं जो जनरल और सब में चल सर ये आप तीनों क्वेश्चंस नहीं करवा सकते इफ पॉसिबल? श्योर, व्हाई नॉट? हमने वैसे किए हुए हैं थैंक यू। सारे, कर लेते हैं हाँ जी। एक करते हैं सर। जी, हम एक सेक्शन एक ही क्वेश्चन है ये छोटे। एक्सप्लेन व्हाट फैक्टर्स, अब मैं इकट्ठे कर रहा हूं आपके लिए अपना मिसेस दलाल ताकि आपको क्लियर हो जाए। विल डिटरमिन the effect of depreciation, डिफ्लेशन, डिफ्लेशन से भी प्राइसेस गिरती हैं हमारी चीजों की और डेप्रिसिएशन से भी, ऑन करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस में कन्वर्ट होगा कि नहीं। 4 मार्क्स जी। समझ आ रही है दलाल? क्वेश्चन समझ आ गया? मैंने दो चीजें मिला दी हैं। अगर जी सर। एक्सचेंज डेप्रिशिएट हुआ या गवर्नमेंट ने डी वैल्यू किया या डिफ्लेशन आ गई, ईच केस में आपकी एक्सपोर्ट सस्ती होंगी, इंपोर्ट्स आपको महंगी लगेंगी, करंट अकाउंट डेफिसिट से सरप्लस में कन्वर्ट होगा। लेकिन कौन से फैक्टर्स डिटरमिन करेंगे इस बात को? नंबर 1, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यानी ये मिक्स में आपको सारे आंसर। सॉरी, रेट ऑफ डिफ्लेशन सर। हाँ उस पे आते हैं, टाइम पीरियड, ठीक है। इन शॉर्ट रन, अब ये समझ लें प्लीज दोबारा, पीडी यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स क्या होती है? इनइलास्टिक ड्यू टू साइंड कॉन्ट्रैक्ट्स। हम कॉन्ट्रैक्ट्स में फंसे हुए हैं, हमने इंपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट किए हुए साल के, इंपोर्ट्स अब महंगी हुई हैं करेंसी डाउन जाने से या डिफ्लेशन की वजह से, अपनी चीजें सस्ती लग रही हैं लेकिन हम इंपोर्ट से जान नहीं छुड़ा सकेंगे, इनइलास्टिक डिमांड होगी, ठीक है। हेंस एक्सपोर्ट से आने वाला रेवेन्यू गिर जाएगा बिकॉज प्राइस सस्ती होने के बावजूद लोगों ने ज्यादा हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं खरीदी, वो कॉन्ट्रैक्ट्स में फंसे हुए थे। समझ आ रहा है अब्दुल्ला सब बच्चों को? अगर नहीं आ रहा तो प्लीज बता दें मुझे ताकि मैं मजीद आसान कर दूं। आ रहा है सर। ओके जी, दानिश आपको तो आ रहा है मुझे पता है। बाकी बताएं मुझे प्लीज, अब्दुल्ला, फैजान। सर आ रहा है समझ। इससे वैसे नहीं, आसान भी कोई चीज होती है सर? मैं करवाऊंगा वो भी, एंड पे वो करवा दूंगा आपको। एक तो है ठीक है टाइम सर, वो पीरियड, करवा शॉर्ट रन में पीडी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स दोनों की इनइलास्टिक है, बड़ा आसान है यार, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं,
सस्ती होने के बावजूद एक्सपोर्ट्स उतनी नहीं बिक रही, इनइलास्टिक डिमांड है तो रेवेन्यू गिर जाएगा। ये देखो बेटे, ये देखो मैं आपको एक ग्राफ से ये सारी चीज दोबारा क्लियर करता हूँ जो हमने बड़ा बार प्रैक्टिस की है इलास्टिसिटी की। तो ये देखो बेटे, ये है आपका इनइलास्टिक डिमांड कर्व, ऐसे ही है ना, ये प्राइस, ये क्वांटिटी। $10 हमारी पहले एक्सपोर्ट की प्राइस थी, लेट्स से 100 यूनिट बिक रहे थे, $1000 में रेवेन्यू आ रहा था एक्सपोर्ट से। अब 5 पे आ गई है, लेकिन डिमांड सिर्फ 120 तक गई है, इनइलास्टिक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन थे। अब 600 पे रेवेन्यू आ गया, तो कहाँ सस्ते होने की वजह से रेवेन्यू बढ़ता, इनइलास्टिक डिमांड की वजह से रेवेन्यू गिर गया। सेम विद इंपोर्ट्स, इनइलास्टिक डिमांड, इंपोर्ट $5 पे पहले हम 100 चीजें मंगवा रहे थे, 500 हमारा इंपोर्ट एक्सपेंडिचर था। अब इंपोर्ट्स महंगी हुई हैं, 10 पे चली गई हैं, हम स्टिल 80 गुड्स मंगवा रहे हैं। 10 into 8। सर जी जी सर, बेटे, ये डिफ्लेशन जो है ये आप प्राइस पे क्यों लेके जा रहे हैं, वो एक्सचेंज रेट है नहीं, यानी आप इंपोर्ट्स की बात कर रहे हैं ना, तो दोनों चीजें में एक ही बात है ना। डेप्रिसिएशन से भी हमारी एक्सपोर्ट सस्ती होती है, डिफ्लेशन से भी एक्सपोर्ट सस्ती होती है। डेप्रिसिएशन से भी इंपोर्ट महंगी होती है, डिफ्लेशन भी अपने मुल्क में हो तो इंपोर्ट्स महंगी लगती हैं। गॉट इट? ओके। अब बेटे अब्दुल्ला, आपको समझ आ रहा है किस तरह रेवेन्यू एक्सपोर्ट का गिर रहा है इनइलास्टिक डिमांड की वजह से? प्राइस हमारी जी सर। कम होने के बावजूद सेल्स उतनी नहीं बढ़ रही, और इंपोर्ट्स महंगी होने के ठीक है बावजूद सर। हम भी नहीं कर पा रहे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। तो इन शॉर्ट रन क्या होगा? करंट अकाउंट फर्दर डेफिसिट हो जाएगा। जेकब, करंट अकाउंट विल फर्दर गो इनटू फर्दर डेफिसिट, ठीक है ना? अब मैं इसलिए इस पॉइंट को इतना बार बार करवाता हूं क्योंकि इसी के ऊपर आपको मेरा बेटा 3 मार्क्स मिल रहे हैं यहां तक ही, डेफिसिट। और फिर इन लॉन्ग रन जब पीडी जो मिल के दोनों की, एक वर्ड लिखने का आपको एक और मार्क है, इन लॉन्ग रन जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए, लोगों को पता लग गया हमारी गुड्स सस्ती हैं, वो ज्यादा खरीदेंगे, पीडी विल बी इलास्टिक फॉर बोथ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। उस वक्त जो है हमारा एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ेगा, इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, डेफिसिट विल कन्वर्ट इनटू सरप्लस। और यहां पे क्या लिखना है? बिकॉज किसकी कंडीशन मेट हुई है? मार्शल लर्नर की कंडीशन मीट हो गई है। ये एक इकोनॉमिस्ट था जिसने जेकब बनाया था, वो कहता है कि जब डिमांड इलास्टिक हो जाती है, मिल के दोनों की डिमांड एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स की, तो तब मार्शल लर्नर कंडीशन पूरी हो जाती है और हमारी डेफिसिट सरप्लस में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गया मेरा बेटा? अगर नहीं तो बता दूं दोबारा। नहीं सर, हो गया क्लियर। और दूसरा आसान वाले अब आप पूछ रहे थे, रेट ऑफ डिफ्लेशन may have fallen maybe even more in other countries। हमारे मुल्क में डिफ्लेशन आई, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट्स लोगों को सस्ती नहीं लगी, दूसरे कंट्रीज में डिफ्लेशन उससे भी ज्यादा थी। ये तो आसान है ना? इससे करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा। क्लियर हो गया सर? वैसे हाँ जी सर, वैसे वो दूसरे वाले ज्यादा आसान थे, एक तो जेकब था, एक टाइम पीरियड था, और जेकब, पीडी, मार्शल लर्नर, दैट्स इट। ये 3 वर्ड्स याद रखना। हाँ जी। देखो हमारी डिफ्लेशन गिरी है 5% से प्राइस लेवल, बाहर 10% से गिर गया। बाहर वालों को हमारी चीजें अभी भी सस्ती नहीं लगेंगी, हमें बाहर वालों की अभी भी सस्ती लगेंगी, ठीक है? फिर इसके अलावा एक्सचेंज रेट, हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो डेप्रीशिएट हुआ है, लेकिन दूसरे कंट्रीज के भी डेप्रीशिएट हो गए हमसे ज्यादा। ऑफसेटिंग फैक्टर्स हैं मोर देन आवर्स। उस केस में भी हमारी एक्सपोर्ट्स उनको सस्ती नहीं लगेंगी, हमें उनकी इंपोर्ट सस्ती लगेंगी, करंट अकाउंट डेफिसिट इंप्रूव नहीं होगा। गॉट द पॉइंट नाउ? अगर नहीं आया तो दोबारा बता दूं। नहीं सर, आगे प्रोटेक्शनिज्म, हमने एक्सचेंज रेट तो नीचे कर लिया था, डिफ्लेशन तो आ गई थी, लेकिन अगलों ने प्रोटेक्शन लगा दी, हमारी चीजों को महंगा कर दिया, टैरिफ लगा के, कोटाज लगा के, ठीक है? फिर भी इफेक्ट नहीं आया। क्लियर बेटे?
सर प्रोटेक्शनिज्म को दोबारा बता दो। प्रोटेक्शनिज्म क्या है बेटे? टैरिफ, कोटास वगैरह, ठीक है। हमारा एक्सचेंज रेट नीचे गया, हमें उम्मीद थी हमारी एक्सपोर्ट्स ज्यादा बिकेंगी, लेकिन अगलों ने हमारी गुड्स पे, इंपोर्टेड गुड्स पे टैरिफ लगा दिए। हमारी गुड्स बाहर की मार्केट्स में पहुंची, वो टैरिफ दिया, टैक्स दिया, फिर दोबारा महंगी हो गई। उनकी डिमांड नहीं बढ़ सकी एक्सचेंज रेट नीचे जाने के बावजूद। ठीक है सर, समझ गया। राइट, तो ये आप कोई भी इनमें से दो यूज कर लो। पहला पूरा 4 मार्क्स देता है, वरना बाकी 2 या 3 बताने पड़ते हैं आपको। क्लियर ऑन दैट मेरा बेटा? ओके, यस सर। एनी अदर क्वेश्चन दलाल? नो सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन बॉयज? सर एक दफा सेक्शन ए के जो पार्ट ए और बी जो आता है, मींस उसमें एक ग्राफ वाला आ जाता है, कभी बार ग्राफ डिफरेंट करंट अकाउंट डेफिसिट वाला बता दे, वो थोड़ा सा दोबारा गाइड कर दे। किसने मैंने कब तो किया, आप देख लो उसको। वैसे वो वीडियो क्यों नहीं देख लेते जो मैंने सेक्शन ए पे पोस्ट की हुई है, या मेरी वॉइस नोट पहले सुन लो, बहुत आसानी हो जाएगी। इसलिए मैं करवा देता हूँ। देखो, एक है बेटे नॉर्मल पीपीसी की बात। आप यूट्यूब पे पोस्ट की है वीडियो? सॉरी वीडियो आपने कहाँ पे पोस्ट की हुई है? बेटे काफी अर्सा की पोस्ट हुई है, उस पे शायद सेक्शन ए का मैंने रेफरेंस दिया हुआ है, वरना चेक करता हूँ। नहीं किया तो मैं एक वीडियो पोस्ट कर देता हूँ कॉमन क्वेश्चंस वाली, पेपर निकाल करवा, बल्कि मैं कल सुबह ये काम कर देता हूँ। अभी इस वक्त 10 मिनट में आपको क्या क्या करवाऊँ, बेहतर है कि मैं आपको वीडियो पोस्ट कर दूँ। जी सर, वीडियो पोस्ट कर दो। डन हो गया जी। आई थिंक नथिंग एल्स, दैट्स इट फॉर टुडे। हाँ जी सर इसी सर, एक क्वेश्चन का रिक्वेस्ट जी, है। ये जी। क्वेश्चन 12 मार्क्स में कैसे आएगा? क्या? सर ये जैसे आपने 4 मार्क्स का क्वेश्चन करवाया, ये 12 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो कैसे, उसकी वर्डिंग कैसे होगी? ये वाला 12 मार्क का कभी नहीं आएगा, नेवर। मैक्सिमम 8 मार्क का आएगा, ठीक है? ओके हाँ, मैक्सिमम 8 मार्क का। उसमें आप ये दो बड़े अच्छे एक्सप्लेन सर 8 मार्क्स का है तो तब क्या करेंगे? सेम 4 चीज, सेम। ये लिखेंगे और 4 में लिमिटेशंस। नहीं, इसमें 8 मार्क्स में तो ऑपोजिट साइड होती नहीं है। मैं समझाता हूँ आपको। वो कहते हैं एक्सप्लेन हाउ ए डेप्रिसिएशन ऑफ अ कंट्री विल कन्वर्ट इट्स करंट अकाउंट फ्रॉम डेफिसिट टू सरप्लस, एंड अगर कहे ना भी तो तब भी आंसर करना है, एंड व्हाट फैक्टर्स विल अफेक्ट इट। तो सबसे पहले तो आप सीधा साधा बता दोगे एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन, ठीक है, और उसकी डेप्रिसिएशन क्या होती है, 2 मार्क्स, ठीक है। फिर 6 मार्क्स के लिए अप टू 3 हाउ इट विल कन्वर्ट डेफिसिट इनटू सरप्लस। एक्सपोर्ट सस्ती हो गई, वो ज्यादा बिकी, इंपोर्ट्स महंगी हो गई, हमने कम खरीदी, एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ा, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर कम हुआ, x माइनस एम, करंट अकाउंट हमारा सरप्लस हो गया। ये सिंपल 3 मार्क्स के लिए। फिर हाउएवर इट विल डिपेंड अपॉन पीडी, टाइम पीरियड, J curve, Marshall Erner condition, rate of inflation in other countries, exchange rate of other countries। समझ रहे हो? इस तरह करके आपने सॉल्व करना है। 3 मार्क्स है, कोई एक फैक्टर ले लो, ये टाइम पीरियड, पीडी ले लो, J curve ले लो, गुड इनफ। सर 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन में डिसएडवांटेजेस क्यों नहीं बताने? अभी आप कह रहे थे कि 8 मार्क्स में भी नहीं बताना। मैंने आज तक आपको कोई 8 मार्क का क्वेश्चन किया हो जिसमें 2 साइड्स ऑफ द स्टोरी हो? नेवर। सर वो 12 मार्क्स वाले में करते हैं। एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन ना? यस सर। हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, उसमें कोई वैल्यूएशन नहीं रिक्वायर्ड होती, कोई उसमें आपको दूसरी साइड नहीं बतानी होती ना मेरे बेटा, ठीक है? जी सर। अच्छा, मुझे बताएं टर्म्स ऑफ ट्रेड कितनी क्लियर है? सर क्लियर है, नहीं उसका है। सिर्फ एक ही मेन क्वेश्चन है। क्या चीज? क्या मेन क्वेश्चन एक ही है? सर आता है सर जो जी बोले अब्दुल्ला, पहले आप बात कर लें। सर वो जो आपने करवाया था क्वेश्चन, उसका एक मेन वही क्वेश्चन है, उससे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के साथ लिंक करना होता है, बस वो एक क्वेश्चन बात करेगा या राइस, दोनों का इफेक्ट पूछेगा आपसे, या फिर फैक्टर्स जी पूछेगा। एक्सचेंज रेट हमारा अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट हुआ है, या इन्फ्लेशन आई है, उसका टर्म्स ऑफ ट्रेड पे क्या असर पड़ेगा, ये आता है या नहीं? सिर्फ फैक्टर्स सर वाला एक तो बार मैंने जरा नहीं किया। करवाते हैं। कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है? सर इन्फ्लेशन से तो टर्म्स ऑफ ट्रेड बेहतर ही होंगे ना? नहीं, हाँ समझे पहले, नहीं बेहतर नहीं होगा बेटे। अभी देखो, टर्म्स ऑफ ट्रेड इज जस्ट द रिलेटिव प्राइस ना,
पहले अच्छी बात होगी, मैं करवाता हूँ। एक्सप्लेन हाउ टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर अ कंट्री आर affected by a depreciation of the currency and inflation increase। दो उसने फैक्टर दिए हैं और आपसे पूछ रहा है 8 मार्क के लिए, बताओ हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड कैसे अफेक्ट होंगी। पहले मुझे जुबानी कॉल बता सकता है टर्म्स ऑफ ट्रेड का डेफिनेशन एंड फॉर्मूला? सर एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स ओवर इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स इनटू 100, ये फॉर्मूला है उसका। डेफिनेशन क्या होगी? इट्स द relative prices of exports and imports in index form, ठीक है, are the relative prices of exports and imports, लेकिन हम शो करते हैं इंडेक्स फॉर्म में। सबको समझ आ गया? टर्म्स ऑफ ट्रेड का फिर फॉर्मूला दे दो दूसरे मार्क के लिए, नॉलेज के लिए। टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला दे दो। ये जो भी मैंने बताया हमें अब्दुल्ला ने, मैं टाइम बचाने के लिए XPI लिख रहा हूँ, एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स ओवर इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स इनटू 100। सिर्फ ये इंडेक्स फॉर्म में हम करते हैं, 100 बेस ईयर में देते हैं, प्रूफ को नीचे होती रहती है। क्लियर हो गया यहाँ तक बच्चों? जी सर। ओके, उसके बाद जी आप मुझे बताएं, हमारा एक्सचेंज रेट डेप्रीशिएट हुआ है, एक्सपोर्ट की प्राइसेस पे क्या असर पड़ेगा? सस्ती हो जाएगी, कम हो जाएगी। बिल्कुल, एक्सपोर्ट प्राइसेस लेस एंड इंपोर्ट्स की प्राइसेस पे क्या असर पड़ेगा? सर वो बढ़ जाएंगे, विल बी हायर। टर्म्स ऑफ ट्रेड पे क्या असर पड़ेगा? टर्म्स ऑफ ट्रेड डिक्लाइन करेंगे, पर्सन हो जाएंगी। वेरी गुड, ठीक हो गया, सबको क्लियर हो गया? जी सर। ओके, अब मुझे बताएं, अब यहाँ पे हमें असूलन तो 2 मार्क्स 3 मार्क्स मिल जाने चाहिए। 2 मार्क्स नॉलेज के मिल गए, अब एप्लीकेशन के यहाँ 2 मार्क्स मिले, तीसरा कैसे मिलेगा? अनलेस, हमने हमेशा इसमें बताना है, सिर्फ इस क्वेश्चन में, इफ देयर इज एन ऑफसेटिंग फैक्टर। ऑफसेटिंग फैक्टर जो उल्टी साइड पे इफेक्ट करे, ऑफसेटिंग फैक्टर सच एज इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। हमारी करेंसी नीचे गई, एक्सपोर्ट्स को सस्ता होना चाहिए था, लेकिन साथ हमारे मुल्क में महंगाई आ गई, एक्सपोर्ट सस्ती नहीं हुई, महंगी हो गई। समझ आ गई बात? हमें इंपोर्ट सस्ती महंगी लगनी चाहिए थी, लेकिन हमारे मुल्क में आ गई इन्फ्लेशन, हमें बाहर वालों की सस्ती लगी। गॉट द पॉइंट? यहाँ पे मेरे ख्याल बच्चे स्ट्रक हुए, आप लोग बताएं मुझे, कोई मसला है यहाँ पे? नहीं सर, नहीं समझ नहीं आई सर, समझ आई। नहीं समझ यस आई? सर। एक्सचेंज रेट नीचे गया, एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगी? सस्ती, ठीक है ना? हमारा एक्सचेंज रेट नीचे गया, डेप्रीशिएट हुआ है, फॉरेनर्स को हमारी एक्सपोर्टेड गुड्स सस्ती लगनी चाहिए, लेकिन अगर हमारे मुल्क में एट द सेम टाइम महंगाई आ गई तो एक्सचेंज रेट गिरने के बावजूद हमारी चीजें उनको सस्ती नहीं लगेंगी, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई थी। अभी भी समझ नहीं आया? ठीक है सर, आ गई है समझ। फैजान सही से सर बताया? मुझे नहीं क्लियर हो रहा, सर मुझे नहीं क्लियर हो रहा। ये फैक्टर्स हम इतनी बार अब कर चुके हैं, ऑफसेटिंग फैक्टर्स के, यू शुड नो देम इन योर स्लीप नाउ मेरा बेटा, एग्जाम के पास कंफ्यूज ना हो। एक्सचेंज रेट नीचे गया, पाकिस्तानी चीजें बाहर वालों को सस्ती लगनी चाहिए ना? हाँ जी सर। लेकिन पाकिस्तान में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि चीजें महंगी हो गई, एक्सचेंज रेट नीचे जाने के बावजूद बाहर वालों को सस्ती नहीं लग रही, ये बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब हो गया क्लियर सर। हाँ, बहुत सिंपल बात है।
तो आपने ये अगर ना भी याद रहे तो लिख दें, अनलेस देयर इज एन ऑफसेटिंग फैक्टर सच एज इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। क्लियर है? गुड हो गया सर अब। ओके अब उल्टी साइड चलते हैं जी, दूसरी साइड, सॉरी दूसरा पार्ट ऑफ एप्लीकेशन की, वो कहते हैं इन्फ्लेशन। इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, मुझे बताइएगा जुनेद, महंगाई आई आपके मुल्क में, आपके एक्सपोर्ट्स पे क्या असर पड़ेगा उनकी प्राइसेस पे? एक्सपोर्ट प्राइसेस विल राइस इंक्रीज। और आपको इंपोर्ट्स कैसी लगेंगी? इंपोर्ट प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगी सर। चीपर डिक्रीज। टर्म्स ऑफ ट्रेड पे क्या असर पड़ेगा? इम्प्रूव हो जाएंगी सर। इम्प्रूव हो जाएंगी। समझ आ गया सबको? फैजान क्लियर है? चार्ट में कह रहा था कि इन्फ्लेशन सिक्योरिटी बेहतर होगा, आप कह रहे थे नहीं होगा। मैंने कहा शायद आप डेप्रिसिएशन से कह रहे हो, मैंने सुना नहीं था, आपने सही बोला था फिर। अनलेस, अब यहाँ पे क्या दूसरा यूज करेंगे, अनलेस एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट्स। समझ रहे हो? उसी का हमने उल्टा एंगल लिया। इन्फ्लेशन से हमारी चीजें महंगी हो गई, लेकिन अगर एक्सचेंज रेट नीचे चला गया तो महंगी नहीं होंगी। समझ आ गया? टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव नहीं होंगी। अभी भी कंफ्यूजन तो नहीं आ रही? दोबारा की बात, सप्लाई जो है वो ऑफसेटिंग फैक्टर हो सकता है क्या सप्लाई है? या बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी इन बच्चों के सामने ना बोलना, ये मसे कॉन्सेप्ट समझे इन्होंने। जी बच्चे, जुनेद, अब्दुल्ला, जुनेद सॉरी क्या नाम है, फैजान, सबको क्लियर हो गया? यस सर, ऑल क्लियर। ऑल क्लियर? तो बस दैट्स इट। अब मैं आपसे कोई और फैक्टर पूछ लेता हूँ ताकि आपका मजीद क्लियर हो जाए। मुझे बताएं जी, प्रोटेक्शनिज्म हमारा कंट्री यूज कर रहा है, इंपोर्टेड गुड्स पे टैरिफ लगा रहा है, उनकी प्राइस पे क्या असर पड़ेगा? सर उनकी प्राइसेस इंक्रीज कर देंगी। हाँ, और एक्सपोर्टर्स को, अपने एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी दे रहे हो आप, एक्सपोर्ट प्राइसेस पे क्या असर पड़ेगा? एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारी वर्सन हो जाएंगी। हालांकि इकोनॉमी पे अच्छा असर है, लेकिन टर्म्स ऑफ ट्रेड खराब हो गई। समझ आ गई? सर अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड खराब भी हो जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अब वो एक अलग डिस्कशन है, वो हमने डिस्कस का, क्वेश्चन 12 मार्क का करना है, कल कर लेंगे। बट द पॉइंट हियर इज राइट नाउ हमने सिर्फ प्राइसेस पे तक देखना है, उससे आगे नहीं जाना। वो इफेक्ट्स है, ये फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड। अब टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज होने से इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट्स आते हैं, वो एक अलग बात है। समझ आ रही बात? सर एक रिक्वेस्ट है आपसे। यस बेटे। सर सर मंडे को हमारा बिजनेस का पेपर है, तो आप बेशक मंडे को क्लास रख लें, क्योंकि सर उसके बाद फिर ट्यूसडे को हमारा गैप है, उसमें आप फ्री नहीं शायद होंगे। सर ये फिजिबल है कि आप मंडे को रख लें? हेलो, मैं क्लास ले लूंगा, कोई मसला नहीं। सर स्कूल में कि ऑनलाइन? जहाँ कहते हो स्कूल आ जाऊंगा सर ऑनलाइन का मंडे को पेपर नहीं है और मैथ्स का भी पेपर है। फिर ऑनलाइन कर लें। जो बच्चा आना, ठीक है ना, जो आना चाहे आ जाए। प्लस ये रिकॉर्डेड क्लास आप बार बार सुन सकते हैं। सर तो कल नहीं आप रखेंगे क्लास? कल तो मैं तो करना चाह रहा हूँ सर, वो बिजनेस का पेपर है तो रहने दें प्लीज। आप ना आना बेशक, कोई मसला नहीं। जो आना चाह रहे हैं, कितने बच्चे आप लोग? 2-3 आ जाना, अपने अपने प्रॉब्लम। चले ठीक है, कल फिर रहने देते हैं। मंडे एंड ट्यूसडे विल हैव 2 क्लासेस, और मंडे वाले दिन इंशाल्लाह मैं आपकी मेरी भी सुन ले। यस बेटे, यस बेटे। सर मेरा बिजनेस का पेपर नहीं है, मुझे इसकी अगर आप कोई कल मैनेज कर लें। देखो, आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग द सेम थिंग। अगर आप लोगों ने कल क्लास पढ़नी है तो मुझे बता दो, कोई मसला नहीं, मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। मंडे और ट्यूसडे आपको भी पढ़ा दूंगा, कोई मसला नहीं। पेपर नहीं, वो आ जाएंगे एटलीस्ट आप। कल मैं 2 o'clock क्लास ऑन कर दूंगा, ठीक है? आप लोग आ जाइएगा, जो आ सकता है, जो नहीं आ सकता वो कल ना आए बेशक, ठीक है? बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। वेलकम मेरा बेटा, सो डोंट यू वरी, आई विल बी अवेलेबल। अब एक चीज आखिरी सुन लो, कल है 11th, मोस्ट प्रॉब्ली 12th की रात को मैं आपको एक गेस्ट पेपर भेजूंगा, उसको बहुत अच्छा कर लीजिएगा। देयर इज अ गुड चांस कि उनमें से एक आधा क्वेश्चन आ जाता होता है। यू नो इट्स नॉट 100% थिंग, बट एक जो ट्रेंड चल रहा होता है ना पिछले पेपर्स का, कि कौन कौन से टॉपिक टेस्ट हुए थे, किस तरह टेस्ट हुए थे, पिछले 2-3-4 साल का ट्रेंड, उससे हम अंदाजा लगाते हैं। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको 12th की रात तक एक गेस्ट पेपर भेज दूं, और आप में से जो नहीं आ रहे, अमीर हमजा वगैरह, उनको भी प्लीज इनकरेज करें कि भाई आप लोग भी पढ़ लें। मुगीस बिल्कुल नहीं पढ़ रहा,
बिस्मा वगैरह का तो मैं किसी लड़की को कहूँगा, बिस्मा यशवा नहीं पढ़ रही, जैनब तारिक नहीं आती, तो ऐसे बच्चों को रिक्वेस्ट होगी कि वो एक बार ना कम से कम वही क्वेश्चन ही तैयार कर ले, मे बी जैकपॉट निकल आए। ठीक है जी। तो ये लोग घर पे बैठ के क्लास लिए बगैर कितना पढ़, क्या चीज सर ये लोग क्लास अटेंड नहीं करते लेकिन वैसे सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा कर रहे। मेरा बेटा जनवरी में रिजल्ट आएंगे, आपको भी पता लग जाएगा कितना पढ़ रहे थे। I've heard this so many times, by now I know it बेटे। जितना टीचर से बच्चे का गैप हो जाता है ना एंडिंग डेज में,